हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है एनटीए नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 3 है। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज कि कौन कौन से कारक हैं जिनसे टीचिंग अफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा तो विद्यार्थी नई चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए सीखने लर्निंग के लिए शिक्षण का प्रभावी होना आवश्यक है। अधिगम के स्तर को सुधारने एवं उसमें वृद्धि करने में सहायक कारकों को ही शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक कहा जाता है। अधिगम के जो स्तर होते हैं, सीखने के जो लेवल होते हैं, उनमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना। जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो कारक हैं, वो ही शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविद अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को महत्व देते हैं, तो कुछ वातावरणीय कारकों को, तो कुछ विषय वस्तु और विधियों आदि को बताते हैं। ठीक है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। कुछ कहते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर करेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो उसका कंटेंट है टीचिंग का वो करेगा। तो कुछ कहते हैं कि विधियां जो होती हैं, उसकी मेथड्स जो होते हैं, वो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कारक चाहे जिस भी श्रेणी के हों, ये शिक्षण प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त रूप में वर्णन इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, पहला जो स्टेप है, इसका पहला जो कारक है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। कोई कार्य चल रहा है, आरंभ किया गया है, और उसे जारी रखना मतलब चलता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, और उसे नियमित करना। ठीक है, उस प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा है गुड ने। ठीक है, अभिप्रेरणा शब्द इंग्लिश लैंग्वेज के मोटिवेशन का सिनोनिम है। मोटिवेशन वर्ड सुना ही है सभी ने कि मोटिवेशन मिलता है किसी चीज को सीखने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो उसका सिनोनिम मानते हैं, जो लैटिन वर्ड के मोटम, MOTUM में मोटम वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मूव और इनसाइट टू एक्शन। ठीक है, इसका मतलब है मूव और इनसाइट टू एक्शन। अंतःप्रेरणा वह संक्रिया है जो जीव को क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन के लिए उत्तेजित करती है या सक्रिय करती है। तो प्रेरणा क्या हुआ, प्रेरणा या अभिप्रेरणा क्या हुआ, वह प्रोसेस है, वह संक्रिया है जो जीव को मतलब किसी पर्सन को एक्शन करने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए क्या करती है, एक्साइटेड करती है, उत्तेजित करती है या सक्रिय, एक्टिव करती है। ठीक है, कुछ भी काम सीखने के लिए क्या एक्टिव हो जाए, जैसे स्टूडेंट क्लास में एक्टिव होना, वो वाली बात है यहाँ पे सक्रिय से मतलब। ठीक है, यदि कक्षा में उपस्थित शिक्षार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो शिक्षण को सुगम सरल शिक्षण कहा जा सकता है। यदि कक्षा में उपस्थित शिक्षार्थी,
यदि स्टूडेंट सीखने के लिए क्या है, अभिप्रेरित हैं, तो शिक्षण को सुगम व सरल शिक्षण कहा जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल जो होंगे वो होगी प्रशंसा, आलोचना, पुरस्कार, दंड, ईटीसी। तो अगर किसी बच्चे की तारीफ की जाएगी तो वो क्या होगा, उसमें एकदम से एक्टिव हो जाएगा, वो सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलेगी उसे, ठीक है। और अगर उसकी आलोचना कर दी जाए, कई बार आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज करने से कई बार उसे पॉजिटिव में भी ले सकते हैं हम, कई बार नेगेटिव में भी चली जाती है, ठीक है। तो आलोचना जैसे कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो और पढ़ना चाहिए तुम्हें, तो उससे बच्चा क्या होगा कि वो सोचेगा कि मतलब मुझे भी सीखना चाहिए, जैसे और सभी बच्चे क्लास में बता रहे हैं तो मुझे भी एक्टिव होना चाहिए और मुझे भी क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए जो टीचर पूछता है क्लास में। ऐसे ही ये है पुरस्कार, पुरस्कार की बात करता है कि जैसे बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो उसे कुछ मतलब पुरस्कार भी देना चाहिए, इनाम भी दिया जाना चाहिए। जैसे कोई छोटी मोटी डिबेट करा दी है या फिर कोई प्रतियोगिता करा देते हैं क्लास में, तो उस पे क्या होना चाहिए, बच्चे को पुरस्कार भी देना चाहिए। दंड, कई बार दंड जो है ये भी एक अभिप्रेरणा के लिए वो माना जाएगा, इसका टूल माना जाएगा कि दंड देने से भी बच्चे सीखते हैं। अब जब बच्चे पढ़ के नहीं आएंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा तो फिर वो सोचेंगे कि हमारी मतलब पिटाई लगे या जो भी दंड दिया जाएगा, कैसे भी करके पनिश करेगा टीचर, तो वो सोचेगा कि इससे हम बचेंगे और हमें पिटाई हुई है या हमें पनिशमेंट मिली है तो उसका हमें, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो वो उसमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, उसमें एकदम से अभिप्रेरणा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। शिक्षण के स्तरों के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में शिक्षक की योग्यताओं के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं उनके हिसाब से जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कोई 6 क्लास है तो 8th क्लास है तो कोई 12th क्लास है, तो हर एक क्लास के अकॉर्डिंग जो टीचर की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टीचर को चूज करना चाहिए, उनका निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए व कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर कक्षाओं में। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई पीटीसी किए हुए हैं तो वो प्राइमरी लेवल के लिए ठीक है, जेबीटी और बीएड किए हुए हैं तो वो जूनियर लेवल के लिए ठीक हो जाएगा हमारा। और ये सीटेट और नेट जो है ये क्या है, ये हमारी एलिजिबिलिटी है। सीटेट जो है वो हमारे टीचर के लिए एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है और नेट जो है वो एक प्रोफेसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका लेवल उनका टीचर्स का लेवल दिया जाना चाहिए कि भाई उसने उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसी हिसाब से उसे क्लासेस मिलेंगी, उसी हिसाब से उसको बच्चे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कक्षा का वातावरण, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक टीचर को कक्षा का वातावरण सुगम बनाने का प्रयास करना पड़ता है। जब टीचिंग चल रही होती है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, उसका क्लास में एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है कि बच्चे किस एटमॉस्फेयर में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास अनुशासित होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है उसे पढ़ाने से पहले, ठीक है। कार्य की विपरीत परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां जैसे बैठने की उपयुक्त व्यवस्था का ना होना, शोर होना, विद्यार्थियों की
बहुत अधिक संख्या, पर्याप्त रोशनी न होना आदि शिक्षण की प्रभावशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग चल रही है और उसमें कोई मतलब विपरीत परिस्थितियां, मतलब सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, टीचर को पढ़ाना है और वहां पे क्या हो रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो उनके लिए जो बैठने टेबल चेयर हैं वो कम पड़ रहे हैं, और क्लास में शोर हो रहा है, और बच्चे ज़्यादा हैं और बैठने की व्यवस्था नहीं है, और लाइट भी कम है, ऐसे जो परेशानियां होती हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, भौतिक परिस्थितियां। तो वो क्या होंगी, क्लास के एनवायरनमेंट में आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर ये व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती है, उससे क्या होगा, टीचिंग पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया तभी प्रभावशाली होगी जब स्टूडेंट उसके अनुकूल स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कार्ल सनिक के अनुसार परिपक्वता व सीखना पृथक क्रियाएं नहीं हैं, अपितु परस्पर संबंध व एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी और सीखना लर्निंग, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं, जबकि क्या है, एक दूसरे से ये संबद्ध हैं, एक दूसरे से अटैच हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो भी नहीं सीखेगा, और सीखना है तो मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कहा है कार्ल सैनिक ने। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आप 6 महीने के बच्चे को चलना सिखाने लगे तो यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं कि वह चलना सीख सके। अभी ये बोल रहा है कि अगर 6 महीने के बच्चे को हम पकड़ के और चलाने सिखाने लगे कि भाई चलो, तो ये हमारा जो एफर्ट है ये हमारा बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसकी वो अभी खड़ा नहीं हो सकता है और हम उसे क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि वो 6 महीने का बच्चा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये मैच्योरिटी नहीं है उसमें, तो ये भी काम नहीं करेगा। शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट की मैच्योरिटी के अनुसार होगी। ठीक है, जितना मैच्योर है उसी लेवल की उसे नॉलेज देनी चाहिए, जिससे कि वो उस चीज को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट सर मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी टीचिंग प्रोसेस की। अगर हम बात करते हैं तो रेनफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पुनर्वलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पाओलाव ने 1903 में किया था। ठीक है, रेनफोर्समेंट एक स्किल है, क्या है, एक कौशल है, जिसके द्वारा एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रखने का प्रयास करता है। कैसा कौशल है ये, जिससे टीचर स्टूडेंट को क्या करता है, एक्टिव रखता है क्लास में, वो हर समय ध्यान रखे क्लास में क्या चल रहा है, क्या टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो समझ रहा है, उन चीजों में वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो पुनर्वलन ये काम करता है। इस कौशल द्वारा छात्रों के मनोबल और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है। ठीक है, मनोबल क्या होता है, नए नए विचार उत्पन्न होना बच्चों के माइंड में। ठीक है, क्या होगा, इससे नए नए विचार आएंगे माइंड में, और क्या होगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, पुनर्वलन की सहायता से। तो देखते हैं क्या है पुनर्वलन। ये पुनर्वलन जो है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है धनात्मक पुनर्वलन और नंबर 2 है ऋणात्मक पुनर्वलन। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब धनात्मक पुनर्वलन की। धनात्मक पुनर्वलन की बात करें तो इससे छात्रों में सकारात्मक पक्ष के साथ अनुक्रिया कराई जाएगी, जिससे छात्रों को
प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो धनात्मक जो पुनर्वलन होगा उसमें क्या दिया जाएगा, उसे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा अगर वो अच्छे से पढ़ते हैं या फिर किसी कंपटीशन में या किसी भी टेस्ट वगैरह में जो हाईएस्ट आते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, अब ये धनात्मक जो होता है पुनर्बलन, ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है हमारा शाब्दिक और नंबर 2 है हमारा अशाब्दिक। तो अगर हम शाब्दिक की बात करें फ्रेंड्स, तो शाब्दिक में होगा जैसे हमने शाबाशी दी है बच्चे को, कुछ पूछा है उससे, उसने जवाब दे दिया, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इजी नहीं होना चाहिए जिसपे हम रेनफोर्समेंट देंगे, वो एकदम इजी नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे ने अच्छा आंसर दिया है तो हम बोलेंगे। शाब्दिक की बात करें तो हम बोलेंगे अच्छा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और अगर अशाब्दिक की बात करें तो हमें क्या करना है पुनर्बलन में, अशाब्दिक में क्या करना है कि हम, उसने आंसर दिया है, हम टीचर हैं तो हम क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे कि हाँ तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, और क्या करेंगे, पीठ थपथपा सकते हैं बच्चे की, और क्या कर सकते हैं, जो उसने आंसर दिया है उसको हम बोर्ड पर भी नोट कर सकते हैं, तो उससे भी उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो आएगा उसमें बच्चे में, और तो ये हमारा धनात्मक पुनर्बलन काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन, इस प्रकार के पुनर्बलन में छात्रों को ऐसी अनुक्रिया करने से रोका जाता है जो टीचिंग प्रोसेस के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो बच्चों को, जैसे कई बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चा कुछ भी गाया जा रहा है उलूल जुलूल, उसे कुछ पता ही नहीं है कि टीचिंग में चल क्या रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसी अनुक्रिया करने से हम क्या करेंगे, उसे रोकेंगे कि भाई तुम टॉपिक पे आओ, तुम क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हें जब पढ़ाया जा रहा है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, छात्रों का ऐसा व्यवहार जो शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है, इसको दूर करने के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। तो जब वो, या तो वो क्लास में आंसर नहीं देगा और देगा तो नेगेटिव में देगा, तो फिर उसका क्या होगा, उससे क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसे रेनफोर्समेंट देना है बच्चे को, तो कैसे देना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे दंड देना, गुस्सा करना, ये क्या हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप से होता है पुनर्बलन, ऋणात्मक में भी एक शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक होता है। तो शाब्दिक में क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे स्टूडेंट क्या करेगा, गलत उत्तर देगा, तो हमें क्या करना है, उसके साथ में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ऋणात्मक पुनर्बलन में। अगर वो उत्तर गलत भी देता है तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि आपने गलत बताया है या उस पर गुस्सा करना है, हमें क्या कहना है कि इस उत्तर को आप ऐसे देते तो अच्छा रहता, जिससे कि उस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, वो सोचे कि हाँ सर या मैम जो बोल रही हैं नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे करना होगा, मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, और अगर बात आती है उसकी समझाने की, तो क्लास में ऋणात्मक पुनर्बलन की बात करें तो क्लास में सभी बच्चों के सामने उस स्टूडेंट को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को डांटना या धमकाना अच्छा नहीं होता है, उसे हम अकेले में समझा सकते हैं अगर ऋणात्मक पुनर्बलन की हम बात करें तो। ठीक है, अब आते हैं अशाब्दिक पे। तो अशाब्दिक में ऋणात्मक पुनर्बलन के अशाब्दिक में क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को आंखें दिखा सकते हैं गुस्से में, और क्या कर सकते हैं, गुस्से से देख सकते हैं कि तुमने ये कैसा जवाब दे दिया, तो ये आता है हमारा अशाब्दिक में या नॉन वर्बल में। ठीक है, छात्रों को उचित मात्रा में ही पुनर्बलन देना चाहिए। आसान प्रश्नों पर पुनर्बलन से कक्षा असंतुलित हो सकती है। तो बच्चों को जब जरूरत हो तभी हमें रेनफोर्समेंट का यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा, उससे पूछा कि देश की राजधानी कहाँ है तो वो कह रहा है दिल्ली है, तो उसी पे मतलब शाबाश बहुत बढ़िया वेरी गुड, ऐसे नहीं करना है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उन पे हमें रेनफोर्समेंट नहीं देना है,
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है और बच्चा बताता है तो उन पे हमें रिइंफोर्समेंट देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की जो विधि होती है फ्रेंड्स, उनका भी हमारे टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, सरोज सक्सेना के अनुसार वास्तव में शिक्षण विधियां विषय सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम या उद्देश्य है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, ये कहते हैं कि वास्तव में शिक्षण विधियां क्या हैं, जो विषय सामग्री मतलब हमारा जो कंटेंट है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस टीचिंग को लेकर के, जब हम कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चों को तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि बच्चे ये चीज सीखें, तो उन ऑब्जेक्टिव्स का प्राप्ति मतलब उनका पूरा होना, वो क्या होगा, वो सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं। टीचिंग क्या करेंगी, टीचिंग की जो मेथड्स हैं वो क्या करती हैं, उसमें अपना योगदान देती हैं। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक कठिन से कठिन प्रत्ययों को भी सरल, सरस और बोधगम्य बना सकता है। तो फ्रेंड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स होती हैं उनके द्वारा चाहे हमारा मैटर कितना भी टफ हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं, सरस बना सकते हैं और बोधगम्य मतलब अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, उसे समझने लायक बना सकते हैं। तो ये विधियां ये काम करती हैं हमारी टीचिंग में। शिक्षण विधियां विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये विधियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं। वे निर्धारित करती हैं कि शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है। तो शिक्षण विधियां क्या करती हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब टीचिंग अच्छी होगी तो बच्चे सीखेंगे, और टीचिंग मेथड्स अच्छे होंगे तो तरीका अच्छा होना चाहिए टीचर का, तो उससे क्या होगा, बच्चों का व्यवहार प्रभावित होगा। ये विधियां उद्देश्यों से संबंधित होती हैं, किससे रिलेटेड होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स से, और निर्धारित करती हैं कि शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कोई भी प्रॉब्लम आने पर या कैसा भी कंटेंट आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, तो वो उसे टीचिंग मेथड की हेल्प से कैसे बच्चों तक पहुंचाता है, ये होती हैं हमारी शिक्षण विधियां। ठीक है, प्राचीन काल में लोग मानते थे कि शिक्षक जन्म से प्रभावी होते हैं, परंतु वर्तमान समय में यह धारणा बदल गई है। वर्तमान में शिक्षण के लिए उद्देश्यों, विषय वस्तु व शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियां उपलब्ध की गई हैं, जिनको प्रयोग में लाकर शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी किया जा सकता है। सॉरी, ये शिक्षक प्रक्रिया नहीं है, ये शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो पुराने टाइम में जो लोग थे वो क्या मानते थे कि गुरु है तो गुरु क्या है, बचपन से ही मतलब गुरु है तो मतलब सब कुछ आता होगा उसे, तो जैसे वो करेगा ऐसे चलेगा। लेकिन जो अब टाइम है, जो आज का टाइम है, करंट टाइम में क्या है, ये चेंज हो गई है थिंकिंग लोगों की। वो क्या मानते हैं कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा कंटेंट है और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए, और इसीलिए ये शिक्षण विधियां बनाई गई हैं, जिससे कि यूज में ला करके शिक्षण विधियों को, मेथड्स को यूज कर करके क्या किया जाए, टीचिंग जो प्रोसेस है हमारी उसको इफेक्टिव बनाया जाए, बच्चे जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसे सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं टीचिंग के, वो क्या हैं।
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। एक टीचर है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात है यहाँ पे, तो एक टीचर है, अगर उसके पास में पैसा है, घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरी इकोनॉमिकली देखा जाए तो उसके पास में सारी चीजें अच्छे से हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्लास में प्रेजेंट रहेगा और सभी चीजों पे ध्यान रखेगा। लेकिन एक टीचर है, उसके घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, फैमिली में कोई परेशान है कि उसके माता पिता को कोई परेशानी हो सकती है और पैसे नहीं हो, छोटे बच्चा बीमार हो सकता है, तो उस टाइम पे उस टीचर का जो ध्यान होगा वो कहाँ होगा, उसका अपना ध्यान होगा उसकी फैमिली में। तो वो क्या करेगा, वो टीचिंग तो करेगा, लेकिन वो टीचिंग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगी और वो पूरा ध्यान, पूरा जो फोकस है अपना, वो अपनी क्लास पे नहीं लगा पाएगा। तो ये भी एक कारक हो गया, ये भी एक फैक्टर है टीचिंग को प्रभावित करने का। यदि शिक्षक का ध्यान उसकी आर्थिक समस्याओं में लगा रहेगा तो शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित है। अभी जो मैंने बोला है कि अगर वो उन चीजों को सोचेगा कि मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरी ये व्यवस्था बिगड़ रही है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, मेरा काम बिगड़ रहा है, तो वो टीचिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ टीचर के लिए ही नहीं है। एक स्टूडेंट है, उसके पास बुक नहीं है, उसके पास ड्रेस में कोई चीज कमी है या उसका बैग फटा हुआ है, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं मतलब वो भी अच्छी तरह से समझने में क्लास को जो चल रहा है, तो वो उन चीज़ों पे ध्यान देगा कि मैं क्लास में सबसे गरीब हूँ, मेरे पास ड्रेस अच्छी नहीं है, सबकी नई ड्रेसेस हैं, या कुछ ना कुछ वो सोचेगा मेरे जूते अच्छे नहीं हैं, तो उस चीज़ का भी स्टूडेंट पर भी फर्क पड़ता है और एक हमारे टीचर पर भी फर्क पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर जो है हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक विधियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो प्रशासनिक विधियां हैं वो भी हमारे टीचिंग को इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। एक टीचर हमेशा अपनी सोच में स्वतंत्र रहना चाहता है और कक्षा को अपने तरीके से संचालित करना चाहता है। इस टीचर जो होगा वो क्या सोचेगा कि मतलब ये कर लूं मैं, वो कर लूं, ऐसे बच्चे जल्दी सीखेंगे, तो वो अपना माइंड जो है लगाता है, यूज करता है और सोचता है कि जैसा मैं चाह रहा हूं मेरे तरीके से बच्चे सीखें, बस सीखें। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम शिक्षण संस्थान की। तो शिक्षण संस्थान प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि शिक्षण पद्धतियां जो हैं उनमें क्या हो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्वालिटी का जो लेवल है उसे बढ़ाया जाए, कि टीचिंग को कैसे इफेक्टिव किया जाए, शिक्षण की पद्धतियों में क्या चेंजेस किए जाएं, तो वो क्या करते हैं, उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसीलिए शिक्षक व प्रशासन में समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। तो टीचिंग है, टीचर्स हैं, टीचर्स का जो स्टाफ है वो, और प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, दोनों में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके विचार आपस में मिलने चाहिए और टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी कारक जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में, कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोसेस पर एक प्रभाव डालते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर शिक्षण को प्रभावी, सरल, सुगम और रुचिकर बना सकता है। तो ये जो अभी आज जो हमने ये
फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ में फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों का हमारी टीचिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारी शिक्षा को, हमारी शिक्षण प्रोसेस को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमें इनको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, टीचिंग को सरल, सुगम और रुचिकर, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।